नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए कथनों को ध्यान से पढ़िए। एक कथन अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। कथनों के नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तर दीजिए। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं। 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 20 वर्ष की आयु के व्यक्ति के बराबर। ठीक, यानी कि एक 40 वर्ष का व्यक्ति है और एक 20 वर्ष का बालक है। दोनों की बुद्धि लब्धि क्या है? बराबर है, हो सकता है। अब कारण क्या है कि 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति प्रारंभ में कुछ मंदित रहा हो सकता है। सही है कि जो 40 वर्ष का व्यक्ति इस समय है वह प्रारंभ में कुछ मानसिक रूप से मंदित रहा हो, इसलिए अब जो 20 वर्ष का बच्चा है उसके बराबर उसकी बुद्धि लब्धि है। यानी कि अगर देखा जाए तो अभिकथन ए भी सही है, आर भी सही है, और ए में यानी कि 40 वर्ष का जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि लब्धि 20 वर्ष के बराबर क्यों है उसका कारण नीचे दिया हुआ है। इस आधार पर आर जो है ए की व्याख्या भी या स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है ए। अगले प्रश्न पर चलें तो नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन कारण वाला ही है, तो हम अभिकथन पढ़ते हैं। कोई भी मनोवैज्ञानिक दैहिक असंतुलन व्यवहार को अभिप्रेरित करता है। कोई भी, चाहे मनोवैज्ञानिक हो चाहे दैहिक असंतुलन हो, वो व्यवहार को अभिप्रेरित करता है। ठीक, क्या मतलब कि अगर हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था बनी हुई हो है कि किसी भी प्रकार का अगर असंतुलन होता है तो हमारा व्यवहार उसको संतुलित करने के लिए, चाहे आंतरिक रूप से, चाहे मनोवैज्ञानिक रूप से, चाहे व्यवहारिक रूप से, उसे संतुलन करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। तो इस आधार पर आप देखें तो यह प्रश्न कह रहा है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक या दैहिक असंतुलन व्यवहार को अभिप्रेरित करता है, यानी कि व्यवहार को उस दिशा में क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि ये बात सही है। दूसरा कारण क्या है कि शरीर आंतरिक संतुलन की ओर प्रवृत्त होता है। जो हमारा शरीर होता है, जो हमने अभी बताया कि वह हमेशा आंतरिक संतुलन की ओर प्रवृत्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हमें भूख लगे या प्यास लगे या उसके अलावा भी कोई आंतरिक असंतुलन होता है, तो हम, भूख लगती है तो भोजन की तलाश करने लगते हैं, और जब तक भोजन नहीं मिल जाता तब तक हम शांत नहीं बैठते हैं। यानी कि भोजन मिल जाता है तो जो हमारा शारीरिक असंतुलन है वह क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है, और जो व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है वो रुक जाती है। उसी तरह से प्यास में, उसी तरह से आंतरिक बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं जिसे हमें संतुलन करने की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर आप देखें तो ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है? ए की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर रहा है, यानी स्पष्टीकरण कर रहा है, तो ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा ए। अगले प्रश्न पर चले तो ये भी अभिकथन है, तो अग्रलक्षी प्रावरोध में, यानी अग्रलक्षी अवरोध, यहाँ पे प्रोएक्टिव इनहिबिशन की बात की जा रही है। अग्रलक्षी प्रावरोध में प्रारंभिक अधिगम बाद के अधिगम के साथ हस्तक्षेप करता है, यानी कि जो प्रारंभिक अधिगम है, यानी कि सूची ए अगर याद करके आप बी को याद करते हैं तो यह क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। यदि व्यक्ति अधिगम के तुरंत बाद सोने चला जाता है तो विस्मरण कम होता है। ठीक, अगर आप अधिगम करके सोने चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद अन्य कोई सूचनाएं आपकी स्मृति में नहीं आएंगी, जिससे जो पुरानी वाली सूचना है वो जैसी की तैसी बनी रहेगी। तो इसलिए स्मृति जो है, विस्मरण जो है वो कम होता है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि अग्रलक्षी प्रावरोध
में प्रारंभिक अधिगम के बाद के अधिगम के साथ हस्तक्षेप करता है। यह तो सही है कि कोई भी हम पहले जो अधिगम किए हैं वो बाद के अधिगम को हस्तक्षेप करता है, प्रभावित करता है। और कारण क्या कह रहे हैं कि जब सोने चला जाता है तो विस्मरण कम होता है। बात दोनों सही है, लेकिन अभिकथन का कारण जो है वह स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। इस आधार पर जो ऑप्शन सही होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न पर चले तो व्यक्ति का निष्पादन उसके अभिप्रेरणात्मक स्तर का प्रकार होता है। जाहिर सी बात है कि जितना अधिक आप अभिप्रेरित होंगे तो आपका निष्पादन भी उसी प्रकार से बढ़ा हुआ होगा। यानी कि जो व्यक्ति का निष्पादन होता है, परफॉर्मेंस होता है, वो उसके अभिप्रेरणात्मक स्तर का प्रकार होता है। बात सही है। वहीं अगर हम बात करें उत्तेजन और निष्पादन के मध्य रेखीय संबंध पाया जाता है, ठीक है, तो ये देखिए पूरी तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि जो अगर हम ग्राफ की बात करें तो उत्तेजना और निष्पादन, उत्प्रेरणा या आप अभिप्रेरण स्तर कह सकते हैं, में कभी भी रेखीय संबंध नहीं पाया जाता है। ठीक, क्योंकि जो रेखीय संबंध होता है वह यह प्रदर्शित करता है कि उत्तेजन जैसे जैसे बढ़ता है उसका निष्पादन भी उसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि निष्पादन और अभिप्रेरण में जो संबंध होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टे यू आकार का संबंध होता है, उल्टे यू आकार का। यानी कि अगर आपका अपीरण स्तर बढ़ता है तो एक निश्चित समय तक आपका निष्पादन भी बढ़ता है, लेकिन जब अभिप्रेरण स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वही फिर निष्पादन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जो इसका संबंध होता है वह उल्टा यू आकार का होता है, यानी कि उल्टा यू आकार का इसका संबंध होता है। इस आधार पर आप देखेंगे कि जो आर है वो पूरी तरह से गलत है। तो जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि ए तो सत्य है, आर असत्य है। अगले प्रश्न पर बात करें तो वयस्कों में अति विशद प्रश्नावली विरल, यहाँ पे बात की जा रही है वयस्कों में जो है अति विशद प्रश्नावली विरल होती है। ठीक, ये एक तरह से गलत है। अभिकथन ही अति विशद प्रश्नावली में ह्रास अमूर्त सोच से संबंधित होता है, ये बात सही है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होता है वो सही होता है डी, यानी कि ए तो असत्य है लेकिन आर सत्य है। अगले प्रश्न पर बात करें तो निम्नलिखित दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन ही है x और y चरों के बीच संबंध सहसंबंध -0.8, 0.70, 0.5, 0.00 और 0.2 में से सबसे शक्तिशाली जो संबंध है वो 0.70 सहसंबंध गुणांक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे ये मिस्टेक हो गया है, ये प्लस होगा ना कि माइनस होगा। ठीक है, तो अब कारण क्या दे रहे हैं, ये कारण ये दे रहे हैं कि 0.70 का संबंध गुणांक इंगित करता है कि x बढ़ता है तो y भी बढ़ने लगता है। ठीक, जाहिर सी बात है अगर प्लस 0.70 है तो ये उच्च सहसंबंध को प्रदर्शित करता है, धनात्मक उच्च सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर एक चर में वृद्धि होती है तो अवश्य ही उसी दिशा में दूसरे चर में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, यानी कि आर पूरी तरह से सही है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें कि ए में कि सबसे शक्तिशाली जो सहसंबंध है वो 0.70 है, तो अगर शक्तिशाली की बात करें धनात्मक और ऋणात्मक को छोड़ दें तो सबसे शक्तिशाली सहसंबंध 0.80 है, न कि 70। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो ए असत्य हो जाता है और आर सत्य होता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं तो लिम्बिक तंत्र हृदय वाहिनी
में संरचनाओं का समूह है। आपको हमने पिछले व्याख्यानों में लिम्बिक सिस्टम के बारे में विस्तृत चर्चा की है और ये कह रहे हैं कि हृदय वाहिकी तंत्राओं में संरचनाओं का समूह है, जो कि पूरी तरह से क्या है, गलत है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण संरचना है जो कुछ संरचनाओं से मिलकर बनती है और हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है, चाहे वो स्मृति हो, चाहे संवेग हो, चाहे किसी भी तरह के ऐसी घटनाएं जो कि सिर्फ स्तनधारी प्राणियों में पाई जाती है, तो उसके लिए लिम्बिक सिस्टम जिम्मेदार होता है। तो ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। कारण क्या है? लिम्बिक तंत्र भावना यानी कि संवेग, अभिप्रेरणा की अभिव्यक्ति में अंतःग्रस्त होता है। ये 100% सही है, मैंने आपको बताया है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो ए तो गलत है और आर सत्य है। अगले प्रश्न पर बात करें तो न तो शील गुण और न ही प्रकार सिद्धांत पूर्ण व्यक्तित्व को स्पष्ट कर पाते हैं। यानी कि आप जानते हैं व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए शील गुण सिद्धांत और प्रकार सिद्धांत, दो तरह के सिद्धांत अलग अलग व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आप प्रकार सिद्धांत में सैडलर, क्रेस्मर आदि को देख सकते हैं। वहीं शील गुण सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक जो अल्पोर्ट महोदय हैं, कैटल हैं, तो इन लोगों द्वारा व्यक्तित्व की व्याख्या की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक सिद्धांत, चाहे शील गुण हो चाहे प्रकार सिद्धांत हो, व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता है। तो कारण क्या कह रहे हैं कि व्यक्तित्व और वातावरण का अंतः क्रियात्मक प्रतिफल है। ये तो पूरी तरह से सही है कि जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व और वातावरण का अंतः क्रियात्मक प्रतिफल है। तो अगर आप इस आधार पर देखें तो ये दोनों ही कथन अपने आप में सत्य प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ए का आर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यह अलग बात कर रहा है और वो अलग बात कर रहा है। तो इस आधार पर अगर देखें तो ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन सही होगा कि ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न पर बात करें तो बुद्धिमत्ता के सिद्धांत निम्न क्रम में सही क्रम में, आप बुद्धि के सिद्धांत की बात की जा रही है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले विनय और साइमन ने बुद्धि परीक्षण डेवलप किया। आप देख सकते हैं कि 1905 में, स्पीयरमैन 1927 में और थर्स्टन 1938 में, और वहीं आर.बी. कैटल का जो सिद्धांत आया था वो 1963 में आया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है वह सही होता है बी। अब बुद्ध के समस्त सिद्धांतों का कॉन्सेप्ट से लेके इनके वर्गीकरण के साथ साथ सभी सिद्धांतों का एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप सभी सिद्धांतों को सेपरेट रूप से, स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है, उसके वर्गीकरण को भी एक सेपरेट वीडियो में बताया गया है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर बुद्ध के सभी सिद्धांतों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। आप चाहे तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा, और ऊपर देखिए आई बटन पर भी क्लिक करेंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है बी। ठीक, अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर अगर बात करें तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का सही क्रम। आप जानते हैं कि गेस्टाल्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों का समूह है, या आप कह लीजिए एक गेस्टाल्टवाद एक विचारधारा या एक स्कूल है, जो मुख्य रूप से कोहफा, कोहलर, वर्दाइमर द्वारा शुरू किया गया था। तो इसके अगर क्रम की बात करें तो वर्दाइमर जो कि इसके प्रवर्तक हैं गेस्टाल्टवाद के, वो सबसे पहले नंबर पर आते हैं, कोहफा और कोहलर, और उसके बाद लेविन आते हैं। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है ई। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही होगी और आपको विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य ही प्रश्नों पर पकड़ विकसित करने में फायदा देगी। तो आइए, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड होने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत